क्या सोचा है इसके रोकथाम के लिए? नहीं, उसके रोकथाम के लिए सोचा ही नहीं है। जो सोचा है उसको जमीन पर करके दिखा रहे हैं। अपना घर परिवार सुख सुविधा छोड़कर पिछले 2 साल से गांव-गांव पैदल चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? लोग यहाँ बता रहे हैं भैया ये सब बात जो आप बता रहे हैं ठीक है, हम लोग को मालूम है, लेकिन हम लोग के पास विकल्प नहीं है। तो मैं लोगों को ये कह रहा हूँ कि आपके पास विकल्प नहीं है। ये जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, जहाँ लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को आप वोट देते हैं, इससे अगर निकलना है तो नया दल नया विकल्प बनाना पड़ेगा। तो अब ये सवाल ये है, यक्ष प्रश्न ये है कि नया दल और विकल्प बनाए कौन? तो हम ये लोगों को बता रहे हैं कि भाई आप आइए साथ में, आपकी मैं मदद करता हूं, आप मिलकर दल बनाइए, जनता मिलकर दल बनाए। आप पैसे की चिंता मत कीजिए, साधन व्यवस्था चुनाव लड़ने की चिंता मत कीजिए, वो चिंता आप प्रशांत किशोर और जन स्वराज की व्यवस्था पर छोड़िए। लेकिन बिहार में अगर आप नया विकल्प बनाना चाहते हैं तो आप इसमें जुड़िए, ताकि आपके और आपके बच्चों की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म हो और जानने समझने के बाद भी गलत नेताओं को मजबूरी में वोट आपको न देना पड़े। सर, दैनिक जागरण से संजय बोल रहे हैं सर। जी, आप गया में आगमन हुआ, सीधे इमामगंज गए सर, बेलागंज क्यों नहीं? दोनों जगह चुनाव है। बिल्कुल नहीं, मैं बेलागंज भी मैं इमामगंज में साथी हमसे कई लोग मिलने आए थे और उनका ऐसा मत था कि इमामगंज में आपको आना चाहिए। लोगों ने न्योता निमंत्रण दिया था तो वहां गए थे। मैं बेलागंज में कल लोगों से मिल रहा हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैं बेलागंज से हमको कोई परहेज है। अगर जन स्वराज चुनाव लड़ेगा, बाई इलेक्शन लड़ेगा, तो बेलागंज इमामगंज दोनों जगह लड़ेगा, और अगर नहीं लड़ेंगे तो दोनों जगह नहीं लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इमामगंज के लिए अलग है और बेलागंज के लिए अलग है। अभी हमको पता नहीं है कि उपचुनाव का डेट अभी शायद अनाउंस हुआ है। अभी डेट हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 अक्टूबर को दल बनना है। 2 अक्टूबर के बाद अगर चुनाव है तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ा ही जाएगा, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर 2 अक्टूबर से पहले चुनाव हो रहा है तो यहाँ पर जो जन स्वराज से साथी जुड़े हुए हैं उनसे बात करी जाएगी, और अगर लोग चाहेंगे कि नहीं चुनाव लड़ना है तो जन स्वराज की व्यवस्था से जुड़े हुए किसी साथी को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, जन स्वराज समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। सर, तेजस्वी ने आरोप लगाया। हेलो सर, मेरा एक सवाल था। 1 मिनट रुकिएगा। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि जन स्वराज में जो लोग जुड़ रहे हैं वो पैसे देकर जुड़ रहे हैं। जन स्वराज में जो जुड़ रहा है वो पैसे देके जुड़ रहा है। अब देखिए, ये लोग बोलने से पहले अपनी ही बात नहीं देखते हैं। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव के दल आरजेडी के अध्यक्ष ने चिट्ठी निकाला कि भाई आप लोग राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर जन स्वराज मत भागिए, आप लोग लालू जी के सिपाही हैं, समाजवाद के नेता हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा के साथ जुड़े रहिए। तो क्या तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग पैसा लेकर जन स्वराज ज्वाइन कर रहे हैं? तो ये तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं को, अपने ही नेताओं को गाली दे रहे हैं, अपने नेताओं को भ्रष्ट बता रहे हैं। भाई, अगर पैसा देकर उनके लोग आ रहे हैं जन स्वराज में, यही तो जब आप अपने से राजनीति नहीं किए हैं, पढ़ाई लिखाई किए नहीं, राजनीति बाबूजी का दुकान था तो मिल गया है, तो बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। अब बताइए, अपने ही नेता को कह रहे हैं कि पैसा लेके जन स्वराज में गया है। तो भाई, पत्र तो आपने निकाला है कि आरजेडी के सारे नेता आप लोग विचारधारा वाले लोग हैं, आप लोग लालू जी सामाजिक न्याय के सिपाही हैं, आप लोग जन स्वराज में मत जाइए। तो उनके दल में भगदड़ मची हुई है, तो घबराहट तो स्वाभाविक है। मान लीजिए आप लालटेन आपका है, उसमें से किरासन तेल चूने लगे, तो आपको तो घबराहट होगी कि अब थोड़े दिन में ये बुझने वाला है। बिहार में हेलो जी, पीछे से एक सवाल, एक उनको कर लेने खड़े। सर, मेरा नाम मार्केट वाला है। एक भैया एक करके पूछेगा तभी तो बता पाएंगे। पीछे खड़े, बोलिए। सबसे पहले बता दें सर, मेरा नाम मार्केट निराला है। 30 साल हो गया मीडिया लाइन में, और अभी इंडिया रिपब्लिक न्यूज से भी है, काम कर रहे हैं क्या से। हेलो, मेरा सर सवाल था कि अभी जो चुनाव होता है, जहाँ भी जाते हैं, हम भी कई चुनाव में घूमे हैं, तो वहाँ पे पहला तो मुद्दा है जातिवाद, दूसरा मुद्दा है पैसा का। ठीक है, तो आप जो चुनाव लड़ेंगे या आप जो कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, तो जनता को किस तरह कन्विंस करेंगे कि भाई सबसे ऊपर उठकर, जातिवाद से ऊपर उठकर
और वोट सही आदमी को चुने, आप सही को दे। आपका सवाल सुन लिए। पिछले 2 बरस से सबसे ज्यादा यही सवाल बिहार में यही पूछते हैं कि जाति को कैसे निपटिएगा। तो आप तो पत्रकार हैं, आपने कहा कि आप बड़ा चुनाव भी कवर करते हैं, जाते हैं, देखते हैं समाज में वोट कैसे होता है। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, गया में भी हुआ है, यहाँ एनडीए के प्रत्याशी मांझी जी जीत कर आए हैं। तो मांझी जी को जितने लोगों ने वोट दिया वो क्या सब उनके जाति के लोग थे? पूरे बिहार में जितने लोगों ने भाजपा को, मोदी जी को वोट दिया, वो लोग क्या मोदी जी के जाति के लोग हैं? यहाँ पर मुसलमानों ने जो लालू जी के पार्टी को वोट दिया, वो क्या लालू जी के जाति के लोग हैं? मेरे भाई, जाति समाज की एक बड़ी सच्चाई है, लेकिन जाति समाज की एकमात्र सच्चाई नहीं है। 18% मुसलमान आरजेडी को जाति के नाम पर वोट नहीं दे रहा, वो भाजपा के डर से उनको वोट दे रहा है। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भाजपा को, एनडीए को, मांझी जी को उनके जाति के आधार पर वोट नहीं दिया, वो लालू जी के डर से उनको वोट देता है। कुछ समाज का वर्ग ऐसा भी है जो जाति के आधार पर वोट देता है, तो उससे क्या चिंता है? वो देखा जाएगा जब वो होगा तो। जाति को छोड़कर यहाँ कोई सवाल ही नहीं लोगों के पास। बोलिए। मैं ये पूछ रहा था कि जनता ने आपको बिहार की समस्याओं से अवगत कराया जी। बिहार में अच्छा क्या हो रहा है उसके बारे में किसी ने कहा? बिल्कुल कहा। पहला नंबर। दूसरी नंबर की आपकी पार्टी के लिए सीएम पद के उम्मीदवार कौन होंगे और आप कहां से चुनाव लड़ेंगे? आपके पास ऐसा कौन सा ब्लूप्रिंट है जो सब कुछ बदल कर रख देंगे कुछ ही दिनों में? ठीक। पहला आपने कहा कि बिहार में अच्छा क्या हुआ। बिल्कुल, लोगों ने जो अच्छी बात है उसको भी बताई। लोगों की समझ से और जो हम लोगों ने गांव में देखा, 2 क्षेत्रों में सुधार दिखा है। वो सुधार है सड़क में और बिजली में। राष्ट्रीय मार्ग जो नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, उसमें निश्चित तौर पर पिछले 10 वर्षों में सुधार हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर हर घर, हर टोले, गांव में बिजली भी पहुंच गई है। और अगर आप जन सुराज की सभाओं में जाएंगे तो वहां पर मैं हाथ उठाकर कहता भी हूँ, कहवाता भी हूँ लोगों से कि भैया नीतीश के राज में अगर आपने बिजली के लिए वोट दिया है तो बिजली घर घर आई है। लेकिन मैंने उसका जिक्र क्यों नहीं किया ये आपको बता देता हूँ। बिजली घर घर आई है, लोगों ये मानते हैं, लोगों को उससे खुशी भी है, उसके लिए नीतीश कुमार का धन्यवाद है। लेकिन लोगों को साथ में ये भी लगता है कि ये नई व्यवस्था बनने के बाद बिजली के जो बिल हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं। गांव गांव में लोग हम लोग को मिलते हैं जो बताते हैं कि 2000 से लेके 5000, 10,000, 15,000, 50-60 हजार तक के भी लोगों के गलत बिल आ रहे हैं। समस्या सिर्फ गलत बिल आने का नहीं है। एक बार गलत बिल आ जाए तो आप लोक अदालत और डीसीएलआर के ऑफिस का चक्कर लगाते रहिए, आपका कनेक्शन कट जाएगा, कोई आपको बचाने वाला, सुनने वाला नहीं है। आपने सुना होगा कटिहार में गोली चल गई, इस पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, बिजली पड़े हुए गलत बिजली बिल के नाम पर ही वहां गोली चली, 2-3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। जहां तक सड़कों का सवाल है, जैसा मैंने आपको बताया, नेशनल और स्टेट हाईवे में तो निश्चित तौर पर सुधार हुआ है, लेकिन जो ग्रामीण सड़कें हैं वो करीब करीब, चाहे वो पंचायती राज की सड़क हो, ग्रामीण विकास की सड़क हो, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री संपर्क योजना की सड़क हो, उन सड़कों की हालात करीब करीब वही वापस हो गए हैं जो लालू जी के जमाने में होती थी। तो 2 सुधार दिखा। आपने कहा कि आपके दल का कौन मुख्यमंत्री होगा। पहली बात तो आप ये समझिए कि प्रशांत किशोर का ना कोई दल है ना होगा। जो 2 अक्टूबर को दल बन रहा है उसको बिहार के 1 करोड़ लोग मिलकर बना रहे हैं और उसके नेता प्रशांत किशोर न है न होंगे। जो लोग दल बना रहे हैं, तो 2 अक्टूबर को आपको, मीडिया को और पूरी जनता को पता चलेगा कि उस दल का नेता कौन हुआ। और जो लोग नेता चुनकर आएंगे वो साथ में बैठकर आगे तय करेंगे आने वाले महीनों में कि भाई दल का कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कौन होगा। सर, बिहार में बहुत सारी समस्याओं को गिनवाए आप जी। तो आपकी सरकार अगर आती है तो उन समस्याओं को कैसे निदान करेंगे और कैसे ये बताएंगे कि मेरी सरकार आएगी तो करप्शन नहीं होगा? देखिए, जो मैंने पूरी पदयात्रा के दौरान बताया है कि जन सुराज की जब पदयात्रा खत्म होगी तो एक दल बनेगा ताकि विकल्प के अभाव में लोग मजबूरी में गलत नेताओं को, दलों को वोट ना दें। लेकिन पदयात्रा का दूसरा एक और लक्ष्य भी है, जो संकल्प है कि बिहार को अगले 10 वर्ष में देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराने के लिए जो पूरा ब्लूप्रिंट है, विजन डॉक्यूमेंट है, उसको भी जारी किया जाएगा। सिर्फ पूरे बिहार का नहीं,
बिहार के 8,500 पंचायतों का अलग अलग, इसको याद रखिए, बिहार के 8,500 पंचायतों का अलग अलग अगले 10 वर्ष का योजना बनाकर जारी किए करेंगे। आप ये देख पाएंगे कि आपके गांव पंचायत के लिए जन सुराज की क्या योजना है, ताकि आपके गांव पंचायत में बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए। हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर पैदा किए कैसे जाएंगे, और हर पंचायत में खेती करने वाले लोगों को खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती के दिशा में कैसे परिवर्तित किया जाएगा। आपने कहा आपके पास क्या विजन है, तो पूरा विजन तो पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ बताएंगे 2 घंटा लगेगा, लेकिन एक बात आपको बताते हैं जिसकी चर्चा होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात कहते हैं लोग, भैया आप कैसे पलायन रोक दीजिएगा। ये सबसे बड़ा बिहार का दंश है, एक तरह से कोड है बिहार के समाज का। हम आपको बता रहे हैं कि पलायन को कैसे रोका जाएगा। बिहार में पलायन की सबसे जो समस्या है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ से लोगों के श्रम के पलायन के पीछे पूंजी और बुद्धि का पलायन है। यहाँ से आप जो लोग बाहर जाते हैं उसके बारे में आप चर्चा करते हैं, इतने लोग बाहर गए, इतने लोग मजदूरी करने गए, लेकिन पूरे बिहार में कहीं आपने न चर्चा की, न सुनी, न बात करी कि पिछले 30 वर्ष में बिहार में पूंजी का जो पलायन हुआ है, बाहर की पूंजी के बात छोड़ दीजिए, बिहार से बिहार के बैंक, बिहार में जो बैंक काम करते हैं वो पिछले 30 वर्ष में उन्होंने 26 लाख करोड़ रुपया, इसको याद रखिए, 26 लाख करोड़ रुपया बिहार में काम करने वाले बैंकों ने यहाँ से पैसा ट्रांसफर किया है दूसरे राज्यों में। ये पैसा बिहार के लोगों का पैसा है, ये बाहर के इंडस्ट्रीज का पैसा नहीं है। जैसे पिछले फाइनेंशियल ईयर में बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में यहाँ पैसा जमा किया 4,61,000 करोड़ रुपया, और सीडी रेशियो जो ऋण और का अनुपात है, क्रेडिट डिपॉजिट जो रेशियो है वो देश का स्तर है 70%। मतलब अगर 4,61,000 लाख करोड़ रुपया बिहार के बैंकों में जमा हुआ तो बिहार के लड़कों को, बिहार के बच्चों को, बिहार के लोगों को घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, रोजी रोजगार करने के लिए 2,80,000 करोड़ रुपया लोन के तौर पर मिलना चाहिए था। मिला कितना? 1,61,000 करोड़ रुपया। बाकी पैसा कहाँ गया? ये बाकी पैसा गया गुजरात, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल। इन राज्यों में सीडी रेशियो है 90, 95, 100, 105। मतलब अगर आंध्र प्रदेश के लोगों ने आंध्र प्रदेश के बैंकों में 100 रुपया जमा किया तो वहां के बैंकों ने 105 रुपया ऋण के तौर पर लोगों को दिया। बिहार में लोगों ने 100 रुपया जमा किया तो हम लोग को 40 रुपया मिला। नतीजा क्या हो रहा है इसका आपको एक उदाहरण देके बताते हैं। मान लीजिए कि आप एक युवा हैं जिसको बाल काटने आता है, आपके पास 20,000 रुपया है और आपकी इच्छा है कि आप यहाँ पर गया में एक सैलून खोलें। सैलून खोलने का खर्चा 1 लाख रुपया है, तो आप बैंक में जाएंगे कि हमको अगर 80,000 लोन मिल जाए तो मैं 1 लाख रुपया में सैलून खोल लूंगा, 4-5 आदमी को रोजगार भी दूंगा और आप अपना भरण पोषण भी परिवार का कर पाएंगे। लेकिन जो बैंकों से लोन नहीं मिला तो आप 20,000 का इस्तेमाल कैसे करेंगे? 5,000 रुपया किसी दलाल को देंगे जो बॉम्बे आपको ले जाकर नौकरी करवाएगा, 2-4-5,000 रुपया ट्रेन का टिकट में बर्बाद करेंगे और 5,000 रुपया बॉम्बे में जाकर खोली का किराया भरेंगे। तो बाल काटने आपको आता है, अगर पूंजी की व्यवस्था यहाँ होती तो आप यहाँ सैलून चलाते, छोटे उद्यमी होते, इंटरप्रेन्योर होते, काम करते, 2 लोगों को रोजगार देते। लेकिन पूंजी की उपलब्धता नहीं होने की वजह से वही युवा जिसको बाल काटने आ रहा है वो बॉम्बे में जाकर किसी सैलून में मजदूर बनकर काम कर रहा है। तो बिहार जो जन सुराज का मंत्र है उसको आप समझिए कि पलायन को अगर रोकना है तो सबसे पहले पूंजी का पलायन रोकना है, और अगर पूंजी का पलायन रुकेगा तो बुद्धि का पलायन रुकेगा। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, बुद्धि के पलायन का उदाहरण सुनिए। अभी बेगूसराय के जिले में एक वहां के बहुत बड़े व्यक्ति, उनके बेटी डीएम करके नियोनेटोलॉजिस्ट, मतलब जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं उसकी चिकित्सा का उन्होंने एक सेंटर बनाया है, NICU, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। बिहार में बहुत कम जगह पर है। उनके पति हैं वो भी कार्डियोलॉजी में डीएम हैं। दोनों पति पत्नी वहां बेगूसराय में उन्होंने एक अस्पताल बनाकर काम शुरू किया। 2 करोड़ रुपया उस पर खर्च करके काम शुरू हुआ।
वहां पर लोगों की रंगदारी, बदमाशी और पैसा वसूली के चक्कर में अभी 4 दिन पहले मैं मिला तो लोग बता रहे हैं कि भैया हम इसको बेचकर अब छोड़कर जा रहे हैं, कानपुर में, लखनऊ में नौकरी करेंगे। यह है बुद्धि का पलायन। अगर कोई यहाँ पर सीनियर डॉक्टर काम कर रहा है तो आप समझिए, डीएम बहुत बड़ी डिग्री होती है डॉक्टरों में, आप एमबीबीएस किए, एमएस किए, उसके बाद डीएम करने का अवसर मिलता है। उतने पढ़े लिखे लोग यहाँ पर आकर अस्पताल बनाकर काम कर रहे हैं, तो 30, 40, 50 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। उसको आप सुविधा नहीं दिए, उससे रंगदारी वसूल कर रहे हैं, उस पर एफआईआर कर रहे हैं। वो अपना यहाँ से दुकान बंद किया, वो तो पढ़ा लिखा डॉक्टर है, वो लखनऊ में भी काम कर सकता है, दिल्ली में भी काम कर सकता है। तो मैंने आपको पूंजी का पलायन बताया, ये बुद्धि का पलायन बताया। जब तक पूंजी और बुद्धि का पलायन नहीं रुकेगा तब तक श्रम का पलायन नहीं रुक सकता है। तो जन स्वराज को का जो विजन है कि बिहार में पूंजी के पलायन को रोककर बुद्धि के पलायन को रोका जा सकता है, और जिस दिन बुद्धि का पलायन रुका वहां अपने आप यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलने लगेगा। मान लीजिए कि आपको यहाँ घर बनाना है, समझिए ये बात को, हंसने से होगा नहीं, क्योंकि ना आपको इसकी समझ है, ना यहाँ के नेताओं को समझ है, ना वो इसकी चर्चा करते हैं, ना आप उससे पूछते हैं। ये आंकड़ा प्रशांत किशोर का आंकड़ा नहीं है। सीडी रेशियो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर राज्य का हर महीने जारी करता है। यहाँ पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी है जिसका काम है ये देखना कि बैंक से लोगों को ये पैसा मिले। लेकिन जैसे सीओ, बीडीओ, डॉक्टर, इंस्पेक्टर, थाना वाला नहीं सुन रहा है मुख्यमंत्री और सरकार का बात, वैसे बैंक वाले भी बात नहीं सुन रहे हैं। अगर आपको गया में घर बनाना है, लोन लेने जाइएगा, आपको यहाँ लोन नहीं मिलेगा। और आप यहाँ पर पैसे वाले हैं और आपको नोएडा में घर खरीदना है, आपको बैठे बैठे लोन मिल जाएगा। अगर गया में लोन मिलता तो आप बताइए कितना ज्यादा घर बनता। अगर घर बनेगा तो जो लड़का जाकर प्लम्बर का काम, मेसन का काम, इलेक्ट्रीशियन का काम दिल्ली, नोएडा में कर रहा है, वो गया में करता। आप जितने यहाँ पत्रकार आए हैं, देखिए इसकी कितनी इसका असर होता है। आप में से बहुत लोग आए होंगे गाड़ी से, मोटरसाइकिल से। कोई ऐसा मोटरसाइकिल आपने नहीं खरीदा होगा, गाड़ी नहीं खरीदा होगा जिसको कि फिनांस पर ना लिया हो आपने। अगर आपको फिनांस ना हो तो कितने लोग गाड़ी और मोटरसाइकिल खरीद पाएंगे? बहुत कम लोग खरीद पाएंगे। तो यहाँ जो विकरालता है गरीबी का पलायन का, उसके मूल में है पूंजी का पलायन। जब तक यहाँ पर लोगों को सस्ती और सुलभ ऋण नहीं उपलब्ध कराया जाएगा तब तक यहाँ पलायन को नहीं रोका जा सकता। ये जो सरकारी नौकरी का झांसा लोग दे रहे हैं, ये आंकड़ा याद रखिए। यहाँ ये मूर्खों की नगरी बना दिया है यहाँ के नेताओं ने। सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं में, चाहे वो योजना केंद्र की हो कि राज्य की, काटे जाने वाला दलाली का नया शब्द पीसी। ये 3 बातें लोग बताते हैं कि बिहार में हम लोगों ने लालू जी का जंगल राज देखा है। तो जो लालू जी का राज था वो अपराधियों का जंगल राज था। अब गांव-गांव में लोग बता रहे हैं कि जो नीतीश का राज है ये अधिकारियों का जंगल राज है। आप चाहे जनप्रतिनिधि हैं, पत्रकार हैं, सामान्य नागरिक हैं, अधिकारी जो चाहेगा वही होगा। सत्ता और संसाधन का पूरी तरीके से केंद्रीकरण कर दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए जितने संस्थाएं हैं, जितने लोग हैं, सबका अधिकार सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों के पास है। प्रखंड का जो प्रमुख है, जो बीडीओ है, उसके असिस्टेंस के लिए है। लेकिन यहाँ धारा उल्टी बन रही है। बीडीओ चला रहा है, प्रखंड के प्रमुख बीडीओ साहब के असिस्टेंट बने हुए हैं। वही हाल जिले में है, वही हाल राज्य में है। तो अधिकारियों का पूरी व्यवस्था पर एक तरह से कंट्रोल हो गया है। दूसरा जो शब्द हम लोगों ने सुना, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार। नीतीश जी की जब सरकार बनी थी 2005 में, तो खुदरा करप्शन में कुछ कमी लोगों को लगा था। लेकिन पिछले 5-7 सालों का अनुभव लोग ये बता रहे हैं कि कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां बिना पैसा दिए हुए आप कोई सरकारी काम करा लें। चाहे आपको जमीन का रसीद कटवाना हो, दाखिल खारिज करवाना हो, जातीय प्रमाण पत्र बनाना है, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कराना है, एफआईआर करना है, इंदिरा आवास लेना है, अब अनाज के लिए कार्ड बनाना है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें बिना पैसे के काम हो जाए। हद ये है, भ्रष्टाचार का आलम ये है कि इस महंगाई के जमाने में वृद्धों को मिलने वाला जो यहाँ पर पेंशन है, जो एक तरह से मजाक है, 400 रुपया का जो पेंशन मिलता है, उसमें भी लोग बता रहे हैं कि 20 रुपया प्रति माह के हिसाब से पैसा लिया जा रहा है। ये यहाँ का हालत है।
इंदिरा आवास में 20 से 25 हजार रुपया लोगों को घूस देना है। जहां पर जनप्रतिनिधि इंदिरा आवास में पैसा नहीं ले रहे हैं वहां पर 20,000, अगर जनप्रतिनिधि भी पैसा लेगा तो 30 से 35,000। ये यहाँ का आलम है। और तीसरा जो सबसे बड़ा शब्द, सबसे ज्यादा जो शब्द हम लोगों ने सुना वो है पीसी। हम 2015 में बिहार में आए थे यहाँ पर नीतीश जी का ही मदद करने, तब ये शब्द हमने सुना नहीं था। अभी जो व्यवस्था है बिहार में, सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई, लेकिन सभी योजनाओं में व्यवस्थित तरीके से पैसा जो पीसी काटने का व्यवस्था है वो बहुत बढ़िया बन गया है। योजना चाहे सरकार, केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, अनाज बांटने की योजना है तो 30 से 35 रुपया प्रति क्विंटल पीसी कटेगा। मनरेगा है तो 40 से 50% कटेगा। कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें 10% से लेकर 40% तक पीसी नहीं काटा जा रहा है। इन 3 शब्दों के अलावा जो 3 यहाँ पर लोगों को रोजी रोजगार का जो लोग बता रहे हैं, जो उपाय रह गया है, 3 उद्योग धंधे यहाँ बड़े फल फूल रहे हैं। पहला है अवैध शराब का कारोबार। गांव गांव में लड़कों के पास रोजगार का ये नया साधन खड़ा हो गया है, जहां शराबबंदी के नाम पर दुकान बंद है, होम डिलीवरी चालू है। और होम डिलीवरी कर कौन रहा है? ये नए लड़के, उनको शराब माफिया अपने पेरोल पर लेकर, उसको मोटरसाइकिल लेकर 4, 5, 10 बोतल का हेर फेर करा रहे हैं और लड़के इस काम में फंसते चले जा रहे हैं। दूसरा जो देखा हमको काम का, लोगों का जो यहाँ रोजी रोजगार का उपाय है वो है अवैध बालू का खनन। अभी हम इमामगंज से आ रहे हैं, तमाम जनता कह रही है कि इतना बालू का अवैध खनन हो रहा है, भैया पानी का जल स्तर नीचे चला गया, किसान को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। हम लोग जब रोड पर पैदल चलते हैं, 10 ट्रक या ट्रॉली अगर हमको मिलेगा तो उसमें मान कर चलिए कि 2-3 ट्रक ट्रॉली वही होगा जिसमें अवैध बालू का खनन हो रहा है। और ये सिर्फ गया का बात नहीं है, आप बांका जाइए वही हाल, चंपारण जाइए वही हाल, सुपौल जाइए वही हाल। कोई जिला ऐसा नहीं है जहां अवैध बालू का खनन बहुत बड़े स्तर पर नहीं हो रहा है। और तीसरा एक और यहाँ माफिया जो नया शुरू हो गया, जिसकी चर्चा कम हो रही है, वो है अनाज माफिया। ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चल रही है, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज प्रति माह मिलना है, लोगों को अनाज 4 किलो ही मिल रहा है। ये 20% की जो चोरी हो रही, कहाँ जा रहा है पैसा? ये 20% की चोरी इसलिए हो रही है कि करीब 30 से 35 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसा काट कर जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच में बांटा जा रहा है। और ज्यादातर जगह पर, मैं कैमरे पर कह रहा हूं, ज्यादातर जगह पर विधायक महोदय लोग भी 6 से 7 रुपया प्रति क्विंटल अपना हिस्सा इसमें ले रहे हैं। और ये अनाज को जो पैसे में कन्वर्ट करने का सिस्टम है, भाई जो अफसर पैसा ले रहा है, जनप्रतिनिधि पैसा ले रहा है, अनाज तो ले नहीं रहा है। तो ये हर जिले में ये अनाज के नए माफिया पैदा हो गए हैं, जो इस अनाज को एक तरीके से इकट्ठा करते हैं, उसको पैसे में कन्वर्ट करते हैं, कुछ पैसा अफसर और जनप्रतिनिधि तक पहुंचाते हैं, कुछ खुद का रखते हैं, और फिर उसी अनाज की रिसाइकलिंग करके फिर उसी लाभार्थी को अगले साल, अगले महीने फिर उसी अनाज को बेचा जाता है। ये 3 जो उद्योग फल फूल रहे हैं, शराब माफिया, बालू माफिया और अनाज माफिया, इसको अगर आप छोड़ दें तो कहीं कोई रोजी रोजगार है नहीं। 70 साल हो गए, बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक जितने लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सबकी सूची बनाइएगा तो संख्या होती है करीब करीब 23 लाख। 23 लाख लोगों को बिहार में सरकारी नौकरी मिली हुई है। ये प्रतिशत के टर्म पर हुआ 1.97%, मतलब 98% बिहार के लोगों को ना सरकारी नौकरी है ना हो सकती है। लेकिन इसी 2% के सरकारी नौकरी के जाल में फंसाकर लाखों बच्चों को लोग, कोई ट्यूशन करा रहा है, कोई कोचिंग करा रहा है, कोई रिजर्वेशन का बात कर रहा है कि हम 50 कर देंगे, 65 कर देंगे। अरे भाई, अगर 100% भी आपने नौकरी दे दी तो भी तो 2% को नौकरी मिला। दुनिया में जो देश आगे बढ़े हैं, क्या वो रेलवे का एग्जाम देकर आगे बढ़े हैं? वहां पर लोग मुसल्लापुर में और चौधरी टोला में बैठ के ट्यूशन कर रहा है? नहीं। जिन देशों में तरक्की हुई है, वहां पर बच्चों को पढ़ाने की बेहतर व्यवस्था कर दी गई और यह सुनिश्चित किया गया कि पढ़ने लिखने के बाद रोजी रोजगार अगर आप करना चाहें तो सरकार की जो पॉलिसी है, जो पूंजी का सपोर्ट है, जो व्यवस्था है, वो आपको सपोर्ट करे ताकि आप अपना रोजी रोजगार कर सकें। उससे यहाँ पर गरीबी और पलायन खत्म होगा। सरकारी नौकरी का रेवड़ी बांटने से कुछ होने वाला नहीं है।
ये समाजवाद के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर ये रबड़ी दिखाते हैं कि हम तुमको 10,000 आदमी को नौकरी दे देंगे, 1 लाख आदमी को नौकरी दे देंगे। अरे भाई मान लो एक बार को 1 लाख का दे भी दोगे तो बिहार में तो 13 करोड़ लोग रहते हैं। 1 लाख आदमी की नौकरी देने से 13 करोड़ लोगों का जीवन कैसे सुधरेगा? सर बिहार हेलो। में अपराध के नियंत्रण पे आपका कोई है क्या? हेलो भैया अपराध देखिए, जो भी आप पूछ रहे हैं कि पलायन की समस्या है, कृषि की समस्या, अपराध, पहले आपको ये समझना है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहते हैं बुखार है, डॉक्टर क्या कहता है? पहले बुखार क्यों है इसको समझिए। यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति क्यों बिगड़ी हुई है? नीतीश कुमार के राज में लोगों ने फील किया था कि 2005 के बाद, लालू जी के जंगल राज के बाद जब नीतीश की सरकार आई तो लोगों को लगा कानून व्यवस्था की स्थिति सुधार हुआ है। ये कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़नी शुरू हुई है आंकड़ों के हिसाब से 2016 से। 2016 के बाद से चाहे नीतीश की सरकार एनडीए के साथ हो या महागठबंधन के साथ, वो स्थिति बिगड़ती जा रही है। क्यों बिगड़ रही है? 2016 से क्या हुआ ऐसा? 2016 में यहाँ शराबबंदी लागू कर दिया गया। शराबबंदी लागू होने के बाद पुलिस प्रशासन का एक बड़ा तबका अब अपनी रूटीन लॉ एंड ऑर्डर के काम को छोड़कर पूरे टाइम शराबबंदी लागू कराने, उसको छिपाने, उसको बनाने, उसको कमाने में लगा हुआ है। पूरी जो न्यायिक व्यवस्था है वो पूरी क्लॉग हो गई। 8.5 लाख शराबबंदी के केस हुए हैं, 6.5 लाख से ज्यादा केस हैं जो कोर्ट में लंबित हो गए, 1,23,000 से ज्यादा लोग जेलों में बंद हैं। आपने सुना होगा जो देश के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि भाई बिना सोचे समझे ऐसा पॉलिसी बनाते हो, उसकी वजह से सारी व्यवस्था खराब हो जाती है। तो जिन न्यायालयों में, जिन थानों पर पहले से ही काम का दबाव था, उस पर आपने इतना बड़ा काम ऊपर से डाल दिया। अब ये इसमें लोग पैसा कमा रहे हैं, लूट रहे हैं, और जो कानून व्यवस्था की बात है उसको छोड़ दिया। जो 1 मिनट रुक जाइए, जो लड़का पहले वहां गांव में घूम रहा था वो शराब का बोतल इधर से उधर कर रहा है, स्मैक पी रहा है और गन चला रहा है, इसलिए अपराध बढ़ रहा है। तो जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है, मेरा मानना है कि उसमें शराबबंदी का एक बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरी वजह यह है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का इस सरकार पर नियंत्रण जो है वो तो खत्म हो गया है। उनके इर्द गिर्द के 4-5 अफसर हैं, वही चला रहे हैं सरकार को। नीतीश कुमार को तो पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो अफसरों ने बताया वो सुने, और जो अफसर ने नहीं बताया वो नहीं सुना। आपने देखा होगा पत्रकार पूछते हैं कि सर यहाँ पर लाठीचार्ज हो गया, तो खुद ही कैमरे पर कहते अच्छा वहां ऐसा हुआ, अच्छा रुकिए पता कराते हैं। वो आदमी को यही नहीं पता है कहाँ लाठीचार्ज हो गया, कहाँ गोली चल गई। सवाल है, जितेंद्र मिश्रा बोल रहे हैं। कहाँ पे है भैया? हाँ जी बताइए सर। जब आप पार्टी बनाएंगे तो पार्टी बनाने के बाद वो चुनाव लड़ेंगे पूरे बिहार में, तो क्या सभी दल के लोग जो शिक्षित लोग को भी टिकट दे देते हैं, चुनाव लड़वा देते हैं, तो आपके यहाँ क्या योग्यता भी सीमा तय है? देखिए आप लोग को 100 बार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी तक कह चुके हैं, लेकिन आपका जो पूछने का तरीका है वो सुधर नहीं सकता है। हम आपको कह रहे हैं कि हम कोई दल बना ही नहीं रहे हैं, और आप कह रहे हैं सर आप दल बनाइएगा, उसमें क्या कीजिएगा। जो लोग मिलकर दल बना रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं। संविधान बनाने के लिए, इस दल के संविधान को बनाने के लिए 121 सदस्यीय कमेटी है, जो कि करीब करीब 1000 बिहार के गांव कस्बों में जाकर मीटिंग कर रहे हैं, प्रखंड में। आपके यहाँ भी लोग आएंगे। उस संविधान में इस बात को पूछा जा रहा है कि क्या दल में टिकट देने के पहले शैक्षणिक योग्यता को एक पैरामीटर बनाया जाए। जो मैं खुद वहां मीटिंग कर रहा हूं, पटना में भी आपने देखा होगा 2 बड़ी बैठकें हुई हैं, 6 और बाकी हैं, वहां पर भी मैंने पूछा। अभी इस पर सामंजस्य नहीं बन पाया है। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि शैक्षणिक योग्यता एक पैरामीटर होना चाहिए, लेकिन वो शैक्षणिक योग्यता 10वां होना चाहिए, 12वां होना चाहिए, बीए होना चाहिए, इस पर चर्चा चल रही है। लेकिन 2 अक्टूबर को जब दल बनेगा तो आपको निश्चित तौर पर दल के संविधान में ये लिखा हुआ आप पाएंगे कि शैक्षणिक योग्यता टिकट देने का आधार होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो वो किस स्तर के शैक्षणिक योग्यता को इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन के तौर पर रखा जाएगा। एक क्वेश्चन है सर, अगर आपकी 25 में सरकार बनती है तो अभी कांग्रेस जो मुहिम छोड़ी है विशेष राज्य की दर्जा की, कांग्रेस की तरफ से 2-3 दिन में न्यूज चल रहा है, क्या आप विशेष राज्य की दर्जा केंद्र सरकार से फिर मांगेंगे? बिल्कुल नहीं मांगेंगे। ये समय खोटा करना है। कांग्रेस का यहाँ विषाद क्या है, कांग्रेस की औकात क्या है भैया? कांग्रेस विशेष राज्य का दर्जा मांग रही है। पहले यूपीए में थे तो काहे नहीं दे दिए विशेष राज्य का दर्जा। अभी
नीतीश जी के दम पर ही केंद्र की सरकार चल रही है, काहे नहीं विशेष राज्य का दर्जा ले लिए? जनता को बेवकूफ बनाने के लिए जब मन हुआ कह दिया विशेष राज्य का दर्जा। पहले आप खड़ा होकर समझिए कि विशेष राज्य का दर्जा का मतलब क्या है। विशेष राज्य के दर्जा का मतलब बस इतना ही है कि जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं उसमें जो केंद्र का कंट्रीब्यूशन है, अभी मान लीजिए कि 100 रुपया अगर सर्व शिक्षा के नाम पर सरकार खर्च करती है, 60 रुपया केंद्र से आता है, 40 रुपया राज्य से आता है। अगर आपको विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो संभव है कि केंद्र 60 के बजाय 80 देने लगेगा। लेकिन अगर वो पैसा आ भी जाए तो क्या सारे विद्यालयों की स्थिति सुधर जाएगी? पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार ने, इसको ध्यान रखिए, पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार ने 51,000 करोड़ रुपया 51,000 करोड़ रुपया खर्च किए बगैर सरेंडर कर दिया। मनरेगा में सरकार का यूटिलाइजेशन है पिछले साल 39%। मतलब अगर 100 रुपया मनरेगा के लिए इस राज्य में आ सकता था तो हम लोग सिर्फ 39 रुपया लेकर आए और आपको अरे विशेष राज्य का दर्जा दे दो। अरे भाई ज्यादा पैसा दे दोगे तो क्या उससे भ्रष्टाचार रुक जाएगा? उससे कमीशन खोरी बंद हो जाएगी? जब आपके पास जो संसाधन है उसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो और ज्यादा संसाधन अगर आ भी जाए तो उससे कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। जब तक यहाँ की व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक बाहर के पैसे से कोई यहाँ सुधार होने वाला नहीं है। पहले व्यवस्था सुधारिएगा। पहले बाल्टी में अगर छेद है तो कितना भी पानी ऊपर से डालिएगा तो नीचे से बह ही जाएगा। पहले बाल्टी ठीक होगा तब ना पानी उसमें ठहरेगा। तो यहाँ की तो पूरी व्यवस्था में छेद है। पैसा लूट, ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा लूट होगा यहाँ पर, उससे जनता को कोई फायदा नहीं है। और ये विशुद्ध तौर पर राजनीतिक प्रयोजन का मामला है। आप देखिए, सिंपल सी बात आप पूछिए नीतीश कुमार से, उन्हीं के समर्थन से ये देश की सरकार चल रही है। अगर नीतीश कुमार को बिहार की चिंता होती तो नीतीश कुमार ने मोदी जी से, भाजपा से क्या मांगा? अपने और अपने दल के नेताओं के लिए मंत्री पद मांगा, अपने लिए मांगा कि हम ही मुख्यमंत्री अगले 5 वर्ष और रहें। नीतीश कुमार ये भी तो कह सकते थे कि बिहार में भाई 35-40 चीनी मिल बंद है, इसको अगर चालू कराइएगा तो हम समर्थन आपको देंगे, बिल्कुल आपका चीनी मिल चालू हो जाता। लेकिन नीतीश कुमार को चीनी मिल चालू तो कराना नहीं है, फैक्ट्री तो लगाना नहीं है। अगर आज केंद्र की सरकार देश के उद्योगपतियों को बुलाकर कहे कि तुमको हर जिला में एक फैक्ट्री लगाना है तो किस उद्योगपति का हिम्मत है कि यहाँ पर नहीं लगाएगा फैक्ट्री? लेकिन इसकी चर्चा कभी हुई है? आप पत्रकार खुद हैं, कोई आप हमको ऐसा खबर बताइए कि नीतीश बाबू आज गए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री गए हैं केंद्र सरकार से बात करने के लिए कि भाई बिहार में चीनी मिल चालू कैसे होगा। भाई मुख्यमंत्री कब जाते हैं कि जदयू को सीट कई गो मिलेगा, इसके चर्चा के लिए 2 दिन दिल्ली में बैठे हैं। एमएलसी का टिकट किसको मिलेगा, राज्यसभा कौन जाएगा, इसके चर्चा के लिए दिल्ली जाके बैठे हैं। मंत्रालय कौन मिलेगा, इसकी चर्चा के लिए समय है। लेकिन बिहार के बच्चों का पलायन कैसे खत्म होगा, काम हो ना हो, आप हमको बताइए। आप पत्रकारिता करते हैं, 18-19 साल में एक भी कोई कार्यशाला, वर्कशॉप, कोई मीटिंग, कोई ऐसा प्रयास हुआ हो केंद्र और राज्य के स्तर पर कि भाई बिहार से पलायन को कैसे रोका जाए? अरे आप प्रयास शुरू करोगे तब तो कुछ होगा या नहीं होगा। आप तो प्रयास नहीं कर रहे हो। मान लिया हो, कहता है, उल्टे हंस के कहता है कि बिहार का आदमी दिल्ली बॉम्बे नहीं रहेगा तो वहां का व्यवस्था ठप हो जाएगा। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं, ये कोई अभिमान की बात नहीं है कि हम लोग दिल्ली में नहीं रहेंगे तो व्यवस्था ठप हो जाएगा। यहाँ के नेताओं का हालत देखिए, कहता है कि बिहार का आदमी दिल्ली में नहीं रहेगा तो रोड पर कूड़ा कचरा फैल जाएगा, सब्जी नहीं बिकेगा। अरे भाई, अगर हम लोग के भाई बंधु जाकर वहां कूड़ा कचरा साफ कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं ठेला पर, तो ये कोई अभिमान की बात है? अभिमान की बात तब न होती कि बिहार के लड़के सब्जी पैदा करते यहाँ गया में, औरंगाबाद में, और यहाँ से ट्रेन से हम लोग दिल्ली भेजते, तब ना अभिमान की बात होती कि अगर बिहारी कह के गाली दोगे तो यहाँ से सब्जी का सप्लाई बंद कर देंगे, यहाँ रोजी रोजगार होता। नेता यहाँ हंस के कहता है हम लोग तो इतना बिहारी मेहनत करने वाला है कि हम लोग बम्बे दिल्ली हर जगह जाकर काम करते हैं। कहीं जाकर काम करने में शिकायत नहीं है, लेकिन मजबूरी में जाकर मजदूरी करना पड़े ये कोई शान की बात नहीं है। सर, मेरा नाम अमन शर्मा है, मैं डिजिटल मीडिया से हूँ।
सर मैं एक युवा हूं और बिहार के सारे युवाओं की तरफ से मेरा एक सवाल है। बिहार में जितने भी युवा हैं वो राजनीति में आने से बहुत कतराते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि राजनीति या सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है या फिर जो राजनीति परिवेश से जो लड़के आते हैं उन्हीं के लिए है। तो आप उन लड़कों को या जो बिहार के युवा हैं उनको किस तरीके से राजनीति में आने के लिए कन्विंस करेंगे? भाई पिछले 2 बरस से यही बात गांव-गांव जाकर कह रहे हैं कि अगर आपके बाबूजी विधायक नहीं हैं, सांसद नहीं हैं, आप किसी पैसे वाले के बच्चे नहीं हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जनसुराज में आइए, जनसुराज से आपको हम मदद करेंगे, प्रशिक्षण भी देंगे और आपको चुनाव लड़ाने की व्यवस्था भी करेंगे। एक आंकड़ा दे रहे हैं, इसको याद रखिए। बिहार में पिछले 30 वर्ष में जितने लोग सांसद विधायक बने हैं, चाहे जिस दल का बना हो, सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही यहाँ पर आज तक सांसद विधायक बने हैं। बिहार में 3 करोड़ से ज्यादा परिवार रहते हैं। ये 1200-1250 परिवार के लोगों ने यहाँ की पूरी व्यवस्था को कैप्चर कर लिया है और सबके मन में ये डर बैठा दिया है कि कोई आदमी राजनीति में नहीं आ सकता है। कोई राजनीति में आना चाहता है, कहता है तुम्हारा तो जात का संख्या नहीं है। आप राजनीति में आना चाहोगे, कहेगा भाई तुम्हारा बाबूजी का तो कोई पृष्ठभूमि नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, बाहुबल नहीं है। आप हमको बताइए कि जब लालू जी जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे तो क्या टाटा बिरला के लड़के थे? जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो उनके बाबूजी टाटा बिरला थे। बिहार की जनता ने ही तो बनाया था, तो बिहार की जनता ने उनको बनाया तो आपको भी बना सकती है अगर आप में काबिलियत हुनर है तो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।